रजनी जैसे ही फोन बंद करके मुड़ी तो एकदम से सामने पति रमेश को देखकर डरी और फिर चिल्लाकर बोली, हे भगवान, पता भी है तुम्हें कि मैं डर जाती हूँ। आते हो तो कोई खटका ही कर दिया करो ताकि मेरे दिमाग को पता हो कि तुम आस पास हो। वैसे एक बात बताओ, तुम तो सैर करने गए थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? पत्नी ने एक साथ बकबक सुनकर रमेश जी को भी ताव आ गया। शौक नहीं मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने का। फोन भूल गया था, वही लेने आया हूँ। और निकल ही रहा था कि तुम्हारी बातों ने मेरे कदमों को रोक लिया। देखो रजनी, तुम जो अपनी बेटी को पट्टी पढ़ा रही हो ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले तुम बड़ी बेटी सुहाना के पीछे पड़ी रहती थी, अपने पति से काम करवाया कर, बच्चों की जिम्मेदारी उस पर डाल, उसे ज़रूरत नहीं अपनी सारी सैलरी देने की, वगैरह वगैरह। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से टूटते टूटते बचा है उसका घर। दामाद जी तो छोड़ ही गए थे उसे यहाँ कि बेटी भी रखो और उसकी सैलरी भी रखो। ये तो शुक्र है मेरी बहन का, जिसने बीच बचाव करके सारा मामला ठीक किया, वरना तुमने तो बेटी का दिमाग खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भगवान का लाख शुक्र है कि अब वो विदेश में अपने परिवार के साथ सेटल हो गई है और अब तुम छोटी के पीछे पड़ गई हो। सास को देवरानी के पास भेज, उसकी भी जिम्मेदारी है। रमेश जी न चाहते हुए भी ऊंचे लहजे में बोलते गए। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ? हमारी बेटी अपनी ही सारी जिम्मेदारी क्यों ले, वो ही क्यों संभाले? और है ना उसकी देवरानी, जाकर रहे उसके पास। रजनी तनकर बोली, तुम्हारी बेटी क्या उसे गोद में लेकर बैठी है? क्या क्यों संभाले? कैसी बातें करती हो रजनी, थोड़ी शर्म करो। सब जानते हुए भी तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? जानती हो ना, आशा जी का छोटे बेटे अर्जुन के घर मन नहीं लगता। सारा दिन पति पत्नी घर से बाहर रहते हैं। यह मत भूलो, रामगढ़ से दिल्ली लाने का फैसला तुम्हारे दामाद अक्षय का ही था। पति के गुजरते ही आशा जी का घर बेच दिया बेटों ने। अब माँ कहाँ जाएगी? इन्हीं के पास रहेगी। रमेश जी अब थोड़े ताव में आ गए। हाँ तो जब हिस्सा बराबर का लिया है तो माँ की जिम्मेदारी भी तो उठाए ना। रजनी अब पति से पूरे बहस करने के मूड में आ गई। पता नहीं अवनी क्यों तुम्हें यह सब कुछ बताती है। देखो रजनी, यह उनका पारिवारिक मामला है। तुम बेटी के दिमाग में गलत बातें मत भरो। माँ है वो, उसकी इज्जत करनी सिखाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो भगवान के लिए चुप रहो। घर तोड़ने में सास का रिश्ता तो यूं ही बदनाम है। तुम जैसी माएँ भी कम जिम्मेदार नहीं हो। दूर रहो इन सब से। रमेश जी ने दोनों हाथ जोड़कर गुस्से में पत्नी की ओर देखकर कहा। पति की ओर जब रजनी ने गुस्से से देखा तो रमेश जी यह कहकर, मैं भी किसे सिखा रहा हूँ, सिर को हिलाते हुए अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल गए। अवनी रमेश और रजनी की दूसरी संतान थी, जिसकी 10 साल पहले दिल्ली में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर अक्षय के साथ शादी हुई थी। अक्षय के माता पिता राजस्थान के रामगढ़ शहर में रहते थे। अक्षय अपनी पत्नी, 7 साल की बेटी और 5 साल का बेटा के साथ दिल्ली में एक किराए के मकान में रहता था। कभी कभार माता पिता से मिलने रामगढ़ चले जाते थे। सब सही चल रहा था। अवनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर पर ही थी। घर की देख रेख और बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए अवनी ने नौकरी न करने का फैसला लिया था। एक कमाई से थोड़ा हाथ खींचकर चलाना पड़ता था, लेकिन फिर भी सब ठीक चल रहा था। अक्षय के छोटे भाई अर्जुन का
विवाह 4 साल पहले हुआ था। दोनों पति पत्नी अलग अलग अस्पताल में बतौर नर्स काम करते थे। दिल्ली में रहना उनकी आर्थिक स्थिति के अनुकूल नहीं था, इसलिए दिल्ली से बाहर अपने लिए नौकरी तलाश कर रहे थे। एक कमरे के छोटे से फ्लैट में अपनी बसर कर रहे थे। दोनों भाइयों की जिंदगी की गाड़ी खिंच रही थी। अचानक से 2 साल पहले पिता की दिल के दौरे से मृत्यु ने उनकी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरू कर दिया। अक्षय परिवार का बड़ा बेटा था। शुरू शुरू में अपनी माँ आशा को हर महीने देखने जाता रहा, लेकिन वापस आने के बाद वो कई दिनों तक माँ की चिंता में ही खोया रहता। भले ही उसके चाचा का परिवार भी उसी शहर में था, लेकिन घर में तो उसकी माँ अकेली ही थी। गुजर बसर के लिए पापा की पेंशन थी और छोटा सा अपना खुद का घर था। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी घबरा जाती थी। हर बात के लिए अक्षय को फ़ोन करती थी। छोटा बेटा अर्जुन और उसकी पत्नी अवंतिका ज़्यादातर अपनी नौकरी की वजह माँ की जिम्मेदारी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। पापा के अचानक चले जाने से माँ का काफ़ी टूट सी गई थी, अस्वस्थ रहने लगी थी। लेकिन जैसे भी हो दोनों बेटे को ज़रा तकलीफ नहीं दे रही थी, खुद को संभाल रही थी। अक्षय जब भी माँ से मिलने जाता तो उसे माँ को अकेला छोड़कर आने को मन नहीं होता। उसने चाचा से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर अपने साथ रख सको तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इस घर को बेचकर कुछ दिल्ली में घर खरीदने में मदद हो जाएगी। अक्षय ने इस विषय पर अवनी से बात की तो घर में बहुत सारे पैसे आएंगे। इस लालच में बिना किसी और बात पर विचार किए झट से मान गई। अर्जुन भी अक्षय से सहमत हो गया। बैठे बिठाए पैसे मिले किसे बुरे लगते हैं। आशा ने देखा कि बेटे उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो उसने घर बेचने की सहमति दे दी। जल्दी ही लेनदार भी मिल गया और घर भी बिक गया। माँ ने कुछ सामान बेच दिया और कुछ 2-3 बक्सों में भरकर देवर के स्टोरेज में रखवा दिया और माँ दिल्ली बड़े बेटे के पास आ गई। शुरू शुरू में अवनी सासू माँ के साथ ठीक रही, लेकिन जल्दी ही वो हर बात से खींचने लगी। माँ के आने से खर्चा काम बढ़ने लगा। बेटी तान्या के कमरे में ही दादी का पलंग लगवा दिया गया और साथ में एक छोटा सा टीवी भी। दादी पोती खूब मज़े से अपना वक्त बिताने लगी। आशा तान्या को खूब सारी कहानियाँ सुनाती और जब दिल करता टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखती। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। अक्षय के घर के पीछे मंदिर था। शाम को वहाँ के कीर्तन में जाने लगी। जल्दी ही बहुत सारी सहेलियाँ भी बन गई। सासू माँ आकर एकदम से निश्चितता के घोड़े पर सवार हो गई। यह बात अवनी को जलन के कुएं की ओर धकेलने लगी। वो आशा को बात बात पर टोकने लगी। कभी टीवी नहीं चलाओ, बेटी ने पढ़ना है, कभी काम ना करने की शिकायत, तो कभी रसोई में राशन की बर्बादी की शिकायत। कभी बाहर घूमने जाने पर माँ का साथ चलना उसे नहीं मंजूर। कभी पति का माँ का ख्याल रखना उसे कांटों की तरह चुभना। अवनी अपने तंग दिल की सोचों में उलझती गई। ऐसे में माँ रजनी ने भी आग में घी लगाने का काम किया कि तू अकेली क्यों जिम्मेदारी उठाए, अर्जुन की पत्नी अवंतिका क्यों आज़ाद रहे। बात तो माँ ठीक कह रही थी। जब हिस्से में बराबरी चाहिए तो माँ की बारी बारी से रहे।
अब पति पत्नी में हर रोज तनाकसी होने लगी। अक्षय माँ को पास रखना चाहता था। छोटे बेटे के पास मुनासिब जगह नहीं थी। माँ कहाँ रहेगी, एक ही तो कमरा है उनके पास। लेकिन अवनी अड़ गई। इसे अर्जुन के पास भेजो। माँ के साथ घंटों फोन पर बातें करती, सिवाय आशा की बुराई के और कोई दूसरी बात नहीं दोनों के पास। आशा इस बात को बड़े अच्छे से महसूस करने लगी कि इन दोनों की गृहस्थी उसकी वजह से खराब हो रही है। बेटा तनाव में रहने लगा। घर में शांति खुशी खत्म होती नजर आ रही थी। आखिर उसने छोटे बेटे के पास जाने का मन बना लिया। आशा अर्जुन और अवंतिका के पास अवनी की खुशी के लिए आ गई। बाहर ड्राइंग रूम में ही पलंग पर सोती। पति पत्नी में से जो भी रात की शिफ्ट करके आता वो अंदर अपने बेडरूम में सोया रहता। माँ बाहर ना किसी से फ़ोन पर बात कर सकती थी, ना टीवी देख सकती, और ना वहाँ कोई मंदिर, ना कोई सहेली, और ना उस घर में बच्चे। आशा 3 महीने में बहुत ऊब गई। छोटी बहू अपने में ही मस्त रहती। छुट्टी वाले दिन खरीदारी करने अकेले ही निकल जाती और देर रात तक लौटती। अक्षय जब भी माँ से बात करता वो उसे सब ठीक है कहकर आश्वस्त कर देती। लेकिन एक दिन आशा रो पड़ी और कहने लगी, बेटा मुझे ले जा यहाँ से। जैसा अवनी चाहेगी मैं वैसे ही रह लूँगी, लेकिन बस अब और यहाँ नहीं। अपनी माँ की ऐसी आवाज़ सुनकर अक्षय उसी समय जाकर माँ को ले आया। माँ खुश थी। बच्चे, मंदिर, सहेलियाँ, कीर्तन, टीवी सब फिर से मिल गया। लेकिन अवनी वैसी की वैसी रही। हर रोज की चिक चिक उसका स्वभाव बन गया। जिंदगी फिर से उसी धर्रे पर चल पड़ रही थी। अचानक से फिर एक मोड़ आया। रामगढ़ से चाचा की अचानक मृत्यु की खबर आई। अक्षय और माँ उसी रात गाड़ी से रामगढ़ के लिए रवाना हो गए ताकि अगले दिन संस्कार में शामिल हो सकें। रामगढ़ में एक हफ्ते गमगीन माहौल में रहने के बाद अक्षय ने माँ को वापस चलने के लिए कहा, तो माँ ने कहा कि वो लता चाची के साथ कुछ दिन और रहेगी। दोनों देवरानी जेठानी में अच्छी बनती थी। एक दूसरे से खुलकर अपने मन की बात कर लेती थी। माँ को लगा कि लता को अभी उसकी ज़रूरत है, इसलिए अभी वो यहीं रहेगी। 2 हफ्ते के बाद आकर उसे ले जाना। अंत्येष्टि से संबंधित सभी विधियों विधान के समापन और मेहमानों के चले जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अकेले में बैठकर अपने सुख दुख साझा करने लगीं। अपनी बातें खत्म करने के बाद लता आशा से उसका हाल पूछने लगी, और भाभी दिल्ली में सब कैसा है? मन लग गया आपका? अवनी आपका ख्याल तो रखती है ना? एक साथ लता ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक लंबी सांस लेकर आशा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। दिल तो छोटी अपने घर में ही लगता है, दूसरों को घर तो लगाना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है हर घड़ी हर पल। यही तेरा घर है। लता आशा के हाथ पर हाथ रखकर हैरानी से बोली, ऐसा क्या हो गया भाभी? ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ भाभी? भगवान के लिए मुझसे कुछ मत छुपाना। आशा जानती हो छोटी, हम हमेशा भगवान से यह दुआ मांगते हैं कि बस कुछ और दे ना दे, किसी की मोहताजी ना देता। अधीनता की चुपड़ी हुई रोटी से अच्छी अपनी रूखी सूखी है। कम से कम उसमें सुकून है, शांति है। हर रोज आस पास किस्से कहानियों में सुनते हैं कि इंसान को अपने जीते जी प्रभुत्व, निजता, सब कुछ दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए जब तक अपनी हिम्मत और विश्वास जवाब न दे जाए। जानती हो लता, हम औरतें भावनाओं में बहकर फैसले लेने में बहुत जल्दीबाजी कर जाती हैं, खासकर जब बात ममता बच्चों की हो। पति जीते जी तो ख्याल रखते ही हैं, मरने के बाद भी सारा इंतजाम करके जाते हैं। अक्षय के पापा ने अब मेरी रोटी कपड़ा सबका इंतजाम करके गए, और देखो
मैं एक पल में सब गवा बैठी। सोचा बेटे खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो किस बात की रोक लगाऊं। लता, लेकिन भाभी, माँ बेटे के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? पति के जाने के बाद वही तो उसका सहारा है। आशा, हाँ सहारा तो है, लेकिन माँ भी तो इंसान है, उसका भी तो आत्मसम्मान है, उसका भी तो एक वजूद है। उसे भी तो दर्द होता है जब बेवजह किसी की बातें सुननी पड़ती है। लता, क्या भाभी अक्षय भी? आशा आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, अक्षय तो बहुत ख्याल रखता है मेरा। न जाने क्यों अवनी ही अपनी गृहस्थी में मुझे अपना नहीं पाई। मेरी हर बात उसे आपत्ति है। कभी टीवी देखना, कभी रसोई में जाकर कुछ बनाना, कभी देर शाम तक महिलाओं के साथ बैठकर बातें करना। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे रहूँ वहाँ। चुप रहकर देख लिया, जवाब देकर भी देख लिया। वो कहीं न कहीं से हर रोज मेरे हर काम में दोष ढूंढ ही लेती है। पति पत्नी का बात बात पर झगड़ा, बच्चों का डरा डरा सा रहना, कैसा देख लूं यह सब। अपनी माँ से हर रोज घंटों बातें करती है जिसमें अधिकतर मैं ही विलेन हो जाती हूँ। पहले तो धीमे सुर में बात करती थी, लेकिन अब तो उसे मेरे सम्मान की भी तनिक परवाह नहीं। मेरा बस दम घुटता है वहाँ। छोटी बहू तो पहले से हमसे घुली मुली नहीं है। उसके घर भी जीवन सूना है। यहाँ परेशानी और घुटन में ही निकले मेरे ये 2 साल। सच बताऊं लता, मेरा वापस जाने का अब बिल्कुल मन नहीं। सोच रही हूँ यहीं एक कमरा किराए पर ले लूँ। मेरा काफ़ी सामान तो तुम्हारे स्टोरेज में पड़ा है। इस शहर की हर चीज़ से मेरी जानी पहचानी है। यहाँ तक कि जिस बैंक में पेंशन आती है मुझे वो भी पता है, वहाँ का भी सब पता है। मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। और फिर तुम सब लोग भी तो हो यहाँ पर। लता, लेकिन भाभी अक्षय क्या सोचेगा? आशा, वो मैं नहीं जानती, उसे समझना होगा। क्या तुम्हारी नज़र में है कोई ऐसी जगह? लता, हाँ, 4 घर छोड़कर शर्मा जी का घर है। सुना है वो 1 साल के लिए बाहर गए हैं। घर पर उनकी पत्नी अकेली है और वो किसी महिला किराएदार की तलाश में है। आशा, अच्छा तो फिर ले चल मुझे वहाँ। लता भाभी का प्यार से हाथ पकड़ते हुए बोली, भाभी यहीं रह जाओ, अब तो मैं भी अकेली हो गई हूँ। आशा उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोली, तेरा दिल बहुत बड़ा है और उसमें मेरे लिए प्यार भी बहुत है और मैं उस प्यार को खोना नहीं चाहती। यह भी बहू बेटों वाला घर है। मुझे फिर से कोई कहानी नहीं चाहिए। तू मुझे बस वहाँ ले जा। लता, ठीक है दीदी, कल चलेंगे। बहुत बड़ा फैसला है, रात भर अच्छे से सोच लो। अगले दिन दोनों जाकर किराए के कमरे का फैसला कर आई। मकान मालकिन सीमा जी आशा की ही हम उम्र थी, उसे एक साथ मिल गया। उसने आशा को हर सुविधा देने का आश्वासन दिया। उसी दिन आशा ने वहाँ अपना एक छोटा सा घर बना लिया। 2 हफ्ते के बाद अक्षय माँ को लेने आया। वो चाची के यहाँ चाय पीते पीते माँ को ही ढूंढता रहा। थोड़ी देर बाद चाची ने कहा, चल तुझे तेरी माँ के पास ले चलती हूँ। वो सुनकर हैरान हुआ कि माँ कहाँ चली गई। अक्षय ने जैसे ही माँ का नया ठिकाना देखा तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। माँ ने बिना बात किए इतना बड़ा फैसला ले लिया। वो हैरान था, साथ में थोड़ा शर्मिंदा भी। उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। बेटे को असमंजस की हालत में देखकर आशा उसे गला लगाते हुए कहने लगी,
मुझे यहाँ रहकर देखने दे, शायद इस फैसले में कोई अच्छाई छुपी हो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तेरा घर, बच्चों का बचपन और तुम पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। तेरे बच्चे माता पिता के झगड़े देखकर नहीं, प्यार देखकर बड़े हों। उन्हें अच्छे संस्कार और एक सुंदर स्वस्थ जीवन मिले, बस यही चाहती हूँ मैं। तू मेरी चिंता नहीं कर, बेफिक्र होकर जा। कुछ परेशानी होगी तो तुझे बुला लूँगी। अक्षय अपनी सारी कोशिशों में नाकाम होने के बाद अकेला वापस दिल्ली आ गया। घर में अक्षय को अकेला देखकर अवनी बिना एक पल रुके झट से बोली, माँ कहाँ है? अक्षय ने उसकी तरफ देखा और बिना बात किए फ्रेश होने चला गया। अवनी ने उस 10 मिनट में 1 घंटे जैसी बेचैनी महसूस की। पति के बाहर आते ही फिर से वही सवाल, माँ अब नहीं आएगी हमारे घर? उसने वहीं किराए का घर ले लिया है। अक्षय के ये शब्द सुनकर अवनी को लगा जैसे किसी ने कान में गर्म शीशा डाल दिया हो। पैर उसके जमीन पर गड़ गए। लगा उसे जैसे किसी ने उसके अहंकार तेवर को खींचकर तमाचा मारा हो। उसे चक्कर सा आने लगा। साथ पड़ी मेज का सहारा लेकर कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन फिर थोड़ा संभल कर बोली, लेकिन क्यों? अक्षय ने उसकी ओर देखकर कहा, यह तुम पूछ रही हो जिसने यह सब स्थिति पैदा की है? अवनी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। खबर के हिसाब से उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुद हैरान थी अपनी हालात पर। इस खबर ने उसके मन को एक जोर सा झटका दिया था। जिंदगी फिर से वैसी हो गई जैसी माँ के आने के पहली थी। हम दो, हमारे दो, और कोई नहीं। खाना पीना घूमना सब हो रहा था। अक्षय घर आता, बच्चों के साथ समय बिताता, जो अवनी कहती वैसा करता, लेकिन उसे एक भी ऊंची आवाज में बात करने का कारण नहीं देता। अक्षय एकदम से बदल गया। शांत, चुपचाप और उदास सा रहने लगा। अवनी पति की उदासी को साफ महसूस कर रही थी। सबके घर जाने के बाद वो बहुत देर अकेली बैठती, विचारती रहती, माँ के साथ ऐसा मैंने क्यों किया? माँ ने तो हमेशा मुझसे प्यार से बात की, कभी उसके घर पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की, कभी वो पति पत्नी के बीच नहीं आई। वो आकर घंटों माँ के पलंग पर बैठी रहती। अब घर में हर रोज आरती नहीं होती, अब तान्या को कोई कहानी नहीं सुनाता। नीचे पार्क में बैठी आंटियों में अब माँ नज़र नहीं आती थी। वो अकेले में हर चीज़ में माँ को ढूंढती। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो माँ की इतनी आदी हो चुकी है। उसे धीरे धीरे घर आंगन माँ के बिना सूना सा लगने लगा। अपने अंदर मचे इस बवाल को वो खुद नहीं अपना पा रही थी, इसलिए पति से क्या बात करती। अब अपनी माँ से भी कम ही बात करती थी और सास की बुराई करने की सब दीवारें ढह चुकी थी। मन में सुविचारों ने मिलकर उसके दिल को एक प्रेम और सम्मान की राह दिखाई। घर में बड़े बूढ़े की अहमियत का अर्थ समझाया, आँखों को नम करना सिखलाया, बानी को मिठास का एहसास करवाया। 6 महीने हो चुके थे माँ को अकेले रहते हुए। तभी एक दिन अक्षय को रामगढ़ से अपने एक दोस्त की शादी का निमंत्रण आया। उसने अवनी को बताया कि वो 4 दिनों के लिए जा रहा है, कुछ समय माँ के साथ बिताएगा। तभी अवनी ने पूछा, क्या निमंत्रण आपके अकेले का है? हम सबको नहीं बुलाया आपके दोस्त ने? अरे नहीं, उसने तो सपरिवार बुलाया है, यहाँ तक कि माँ को भी बुलाया है। मुझे लगा कि शायद तुम। अच्छा तो ठीक है, फिर सब चलते हैं और अपनी ही गाड़ी लेकर चलते हैं और माँ को भी सरप्राइज़ देते हैं। अक्षय की आवाज़ में अचानक से खुशी का जोश आ गया। रात ढलने से पहले सब माँ के आवास पर पहुँच गए। सबको सामने खड़े देख आशा अपनी खुशी संभाल नहीं पा रही थी। बच्चे दादी से मिलके बहुत खुश हुए।
अक्षय ने रास्ते से ही खाना पैक करवा लिया था। सबने मिलकर खाना खाया। अवनी माँ के कमरे को बड़े गौर से देख रही थी, जिसमें घर जैसी कोई बात नहीं थी। एक अजीब सी खामोशी थी वहाँ कमरे में। गिनती की 4 चीजें थी। सहूलियत, आराम की कोई वस्तु नहीं थी। उसको वो कमरा अपनी बेवकूफ़ियों की सज़ा के रूप में नज़र आया। माँ ने शादी में जाने से इनकार कर दिया। उस रात वो सब चाचा के यहाँ रुके। अगले दिन ब्याह समारोह में चले गए। अवनी पूरा समय माँ के बारे में ही सोचती रही। घर वापस जाने से पहले सब माँ से मिलने गए। माँ तुषार के लिए मोटर कार और तान्या के लिए सांप सीढ़ी की गेम लाई। उसने तान्या को दी तो तान्या बोली, मैं खेलूंगी किसके साथ। इससे पहले कोई और कुछ कहता अवनी झट से बोली, दादी के साथ। और किसके साथ? सब हैरानी से अवनी की ओर देखने लगे। अवनी आकर माँ के पास बैठ गई। वो थोड़ी भावुक थी। गला उसका रूंधा हुआ था। माँ के हाथ को पकड़कर कहने लगी, मैं यहाँ शादी अटेंड करने नहीं आई, आपको लेने आई हूँ। मुझे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाई। खुद ही जूझती रही, सोचती रही, आपके चले जाने से हमारी ज़िंदगी बहुत खुशनवार होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच तो यह है कि मैं और अक्षय ज़्यादा उदास रहने लगे। अब अवनी की आंखों से आंसू भी झड़ने लगे। हर रोज़ मैंने अपने मन को समझाया और हर रोज़ मेरे मन ने मुझे धिक्कारा। मुझे अपनी गलती साफ दिखाई देने लगी। मेरे अंतरिम में बस यही आवाज़ आई कि माँ बस वापस आ जाए। मैं आपको साथ लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। माँ और अक्षय बहुत हैरानी से अवनी की ओर देख रहे थे। इससे पहले वो कुछ कह पाते, आंगन में बैठी सीमा जी, जो ना चाहते हुए भी इस वार्तालाप का हिस्सा बन चुकी थी, वहां आ गई और आशा के पास बैठकर कहने लगी, आपकी बहू सही कह रही है, आपको वापस चले जाना चाहिए। बेटे तो अपने ही हैं, लेकिन जब बहू दिल से ससुराल के रिश्ते अपनाती है तो यह पूरे घर के लिए बहुत शुभ संकेत है। आज आपकी बहू ने दिल पर जो मंदिर के द्वार खुले हैं, आप उसके साथ उसमें प्रवेश कर जाइए। खुशी ईश्वर के रूप में आई है आपके घर। मुस्कुराकर उसका स्वागत कीजिए। बाकी घर की चिंता मत कीजिए। मैं आपकी देवरानी के यहाँ सामान पहुँचा दूँगी। वैसे 1 महीने तक यह घर आपका है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले महीने आपको किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो बेटा, माँ का सामान बांधने में मदद करो। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आशा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बहू की ममता और प्यार ने आंखें सजल कर दी थी। दोनों पति पत्नी जल्दी से पैकिंग करने लगे। बीच बीच में अक्षय पत्नी की तरफ प्यार से देखने लगा। आज उसको अवनी में अपनी एक संपूर्ण अर्धांगिनी नजर आ रही थी, जो बिगाड़ना ही नहीं संवारना भी जानती थी, जो टूटे मायूस दिलों को घर को जोड़ना जानती थी और फिर से उसे आत्मग्लानि की पीड़ा से बचाना जानती थी। आज उसे अवनी का पति होने का गर्व हो रहा था। जिस अर्धांगिनी की सदा से उसके मन में तस्वीर थी, आज उसमें उसे अवनी नजर आ रही थी। जिंदगी ने फिर से खुशी के द्वार खोल दिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, एक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।